Hello everyone, welcome to our academy, The Selected One. Today we are discuss about CTET English Pedagogy question. तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं. अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना. तो आज वाले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा. अ टीचर अलाउ लर्नर टू डिस्कस अ स्टोरी इन पेयर बिफोर आस्किंग देम टू राइट अ समरी. दिस स्ट्रेटजी मेनली प्रमोट. एक टीचर जो है बच्चों को अलाउ कर रहा है, लर्नर को अलाउ कर रहा है कि आप सबको एक स्टोरी जो है डिस्कस करनी है पेयर में, यानी मिलके एक स्टोरी को डिस्कस करना है. बिफोर आस्किंग देम टू राइट, उनको जो है समरी राइट करने से पहले टीचर कह रहा है कि आप सब जो है इस स्टोरी को डिस्कस करो कि इस स्टोरी में है क्या, ऐसा कुछ टीचर ने बच्चों को बोला है. तो ये कौन सी जो स्ट्रेटजी है टीचर फॉलो कर रहा है उस टाइम पे. तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, रोट मेमोराइजेशन. क्या टीचर ने बच्चों को कुछ रटने को बोला है? रोट मेमोराइजेशन का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला है टीचर ने. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड मीनिंग मेकिंग. तो ऑफकोर्स टीचर कह रहा है कि मिल के देखो, इन पेयर है, यानी टीचर बच्चों कह रहा है मिलके लर्निंग करनी है, डिस्कस करना है स्टोरी को. तो ऑफ कोर्स ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है एक साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, वही कोलैबोरेटिव लर्निंग रहता है, जिसमें स्टूडेंट मिलके जो है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. ये सब जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग में रहेगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइलेंट लर्निंग. साइलेंट लर्निंग बेसिकली इंडिविजुअली होती है, यानी इसको एक जो है सिंगल स्टूडेंट भी कर सकता है, इसमें ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन. ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या है कि एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट्स इट. तो ऐसा कुछ टीचर ने नहीं कहा है, तो टीचर ये वाली जो है फॉलो कर रहा है स्ट्रेटजी कि सब मिलके ये लर्निंग करनी है, मिलके डिस्कशन करना है टॉपिक से रिलेटेड. तो इसका जो है सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं. A teacher accept minor grammatical mistakes while students are speaking because the focus is on. एक टीचर जो है एक्सेप्ट करता है, बच्चे कोई माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो टीचर उनको उस टाइम पे एक्सेप्ट करता है कि अभी जो है उनके कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे उन ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर तो नहीं, बट ऐसा है कि उस टाइम पे उनको बच्चों को रोक नहीं रहा है टीचर, उनको बस फ्लुएंसी यानी उनको कम्युनिकेट करने को कह रहा है कि तुम कम्युनिकेशन करो, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में बोला है. तो जो है टीचर क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ये बताना है. फ्लुएंसी बिफोर एक्यूरेसी. क्या टीचर स्टूडेंट की फ्लुएंसी चेक कर रहा है एक्यूरेसी को छोड़ के, ठीक है. मेमोराइजिंग ग्रामर रूल. क्या कुछ ग्रामर रूल रटवा रहा है टीचर? नहीं. ट्रांसलेशन स्किल. इसमें कोई ट्रांसलेशन स्किल ट्रांसलेट करने को टीचर ने बोला? नहीं. क्या कोई राइटिंग स्किल है? नहीं. तो ऑफकोर्स टीचर क्या कर रहा है उस टाइम, बच्चे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है टीचर, बजाय कि एक्यूरेसी को, यानी बच्चे की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक को बार बार जो है टीचर रोक नहीं रहा, उनकी फ्लुएंसी पे, उनके कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस है. तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर रहेगा. ओके, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच असेसमेंट हेल्प द टीचर इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन वाइल टीचिंग इज इन प्रोग्रेस. तो इसमें क्या बताना है, टीचर ने जो है शिक्षण के दौरान अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, देखो जहाँ पे भी वाइल या फिर ड्यूरिंग जैसे वर्ड मिले तो ये समझ लेना कि उस टाइम पे वो जो है प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पे ये काम हो रहा है उसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान. तो जहाँ पे भी आपको ड्यूरिंग एंड वाइल जैसे वर्ड मिले तो वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट लगा देना सीधा, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी उस टाइम पे जो स्टूडेंट एंड टीचर मिलके कोई प्रोसेस कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है. लेकिन यहाँ पे अगर वाइल की बजाय यहाँ पे एंड जैसा वर्ड मिलता कि एंड ऑफ द असेसिंग या एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कोई भी एंडिंग वाली बात होती कि, तो उसमें समेटिव असेसमेंट रहता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट हमेशा एंड में होता है. एंड में इसको रिजल्ट ले लेते हैं, इसको ग्रेड में ले लेते हैं हम समेटिव असेसमेंट में, या फिर हम इसको फीडबैक हो गया. ये सब जो भी एंड वाली प्रोसेस होते हैं ये सब समेटिव असेसमेंट में जाएगा. ओके, तो इसका आंसर जो है वो रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो हम इसके जो है ये दो जो ऑप्शन बचे हुए हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट सेकंड जो है प्लेसमेंट असेसमेंट. प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट असेसमेंट ये वाली असेसमेंट कब होती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले होते हैं, क्योंकि इसमें जो लर्नर की नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, उसको चेक करके तब उसकी जो एबिलिटी चेक की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चे की जो है नॉलेज का लेवल कितना है. ये सब इसमें प्लेसमेंट असेसमेंट में रहेगा बच्चे की, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ये पहले होता है, बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहता है ये प्लेसमेंट असेसमेंट. ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हम डी देख लेते हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन या टर्मिनल असेसमेंट. ये भी एंड
एंड में, ये भी एंड में होती है, एंड ऑफ अ कोर्स लगा लो, ठीक है। इसका जो है मेनली फोकस रहता है फाइनल एवुलेशन, यानी ये प्रोसेस भी एंड में होती है। अब ये देखो टर्मिनल है, इससे ही पता चल जाता है कि एंड में होने वाली प्रोसेस है। तो इसका आंसर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड बी कंसिडर्ड। एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, उसको किस रूप में जाना जाना चाहिए, ठीक है। कैसे हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अ बैरियर टू लर्निंग। क्या लर्निंग के लिए बैरियर है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम? नो। अ वैल्यूएबल क्लासरूम रिसोर्स, ऑफ कोर्स ये एक रिसोर्स के रूप में रहेगा, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले बच्चे हैं क्लासरूम में, तो एक बच्चा मान लो हिंदी से है, एक इंग्लिश है, एक अदर लैंग्वेज से है, एनी लैंग्वेज, तो उन बच्चों की लैंग्वेज को एक बैरियर नहीं समझना है टीचर को। आपस में अगर बच्चे कनेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे की लैंग्वेज से एक अटैचमेंट बना पाएंगे, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स का काम करता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। इसमें बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं। सी ऑप्शन देख लेता है, रीजन टू अवॉइड इंट्रैक्शन। क्या कोई इंट्रैक्शन अवॉइड करने को नहीं, इसमें इंट्रैक्शन क्यों अवॉइड करना है, इसको हम एक रिसोर्स के रूप में लेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर टीचर्स, ये कोई टीचर्स के लिए डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक एडवांटेज है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ ब्राउजर इज टू। तो ये जो भी मटेरियल ऑथेंटिक, इनके उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है, क्यों इनको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन देख लेते हैं, इंक्रीज होमवर्क। क्या ये होमवर्क को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं? नहीं। कनेक्ट लैंग्वेज विद रियल लाइफ सिचुएशन, ऑफ कोर्स लैंग्वेज को जो है रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है लर्नर में नेचुरल लैंग्वेज को, नेचुरल लैंग्वेज जो कि यूज़ की जाती है डेली लाइफ में, उसको डेली लाइफ में नेचुरल लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है उसको प्रमोट करते हैं। ये सब रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड रहते हैं। टीच ओनली ग्रामर, क्या सिर्फ ग्रामर को टीच करने के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं। इम्प्रूव हैंड राइटिंग, नहीं। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, कि जो लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके इसको यूज़ करना है। इससे जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है, वो प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल मीनिंगफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सब लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। अगर रियल लाइफ से जोड़ के लैंग्वेज को रीड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो और ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगी लर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर आस्क लर्नर टू प्रेडिक्ट द एंडिंग ऑफ अ स्टोरी बिफोर रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ, दिस मेनली डेवलप। ओके, तो इसमें टीचर ने क्या कहा है, इसमें टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट को, कि जो एंड में, यानी स्टोरी, उस टीचर ने क्या बोला है, जो स्टोरी की जो एंडिंग है उसको प्रेडिक्ट करना है, स्टोरी की एंडिंग को प्रेडिक्ट करना है, ऐसा बोला है टीचर ने स्टूडेंट्स को। बिफोर रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ, रीड करने से पहले उसकी एंडिंग को प्रेडिक्ट करना है। तो इसमें टीचर स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलप करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रेडिक्शन स्किल। क्या टीचर बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाह रहे हैं, प्रेडिक्शन की स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं? तो दिस वन इज द राइट, क्योंकि टीचर यही तो चाह रहा है कि एंडिंग को प्रेडिक्ट करना, तो ऑफकोर्स प्रेडिक्टिंग जो है प्रेडिक्शन स्किल बच्चों की इंप्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो लर्नर है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे लर्निंग को, तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी साथ में। एक लॉजिकल लॉजिकल वे में अपनी बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी थिंकिंग बताएगा, लॉजिकल प्रेडिक्शन देगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चे की इंप्रूव होगी इससे। तो फर्स्ट इज राइट है। मेमोराइजेशन नहीं, टीचर ने ऐसा कोई मेमोराइजेशन स्किल नहीं बोला है, और ना ही मेमोराइजेशन इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिक्टेशन स्किल। देखो डिक्टेशन में सिर्फ क्या होता है, लिसनिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल ही डेवलप होती है इसमें। इसमें कोई एंडिंग जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें एंडिंग मतलब जो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रेडिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, बच्चे की प्रेडिक्शन स्किल नहीं डेवलप हो रही, इसमें लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल ही मेनली फोकस रहता है डिक्टेशन स्किल में। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता ही है कि सिर्फ स्पीच साउंड से रिलेटेड है, तो उस पे ही मेनली इसका फोकस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच क्लासरूम एक्टिविटी इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। सबसे बेस्ट एक्टिविटी बतानी है जिसमें कम्युनिकेशन जो है डेवलप रहेगा। रोल प्ले करके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। यस, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। कॉपिंग नोट्स, क्या नोट्स को कॉपी करके कोई कम्युनिकेशन स्किल? नहीं। मेमोराइजेशन? नहीं। ट्रांसलेशन से भी कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। तो इसका आंसर रहेगा रोल प्ले करके, डिबेट करके, ये सब करके बच्चे की जो है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच द टीचर शुड प्राइमरीली, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसमें मेनली टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए? डिलीवर लेक्चर ओनली, क्या सिर्फ लेक्चर को डिलीवर करना? नहीं। फैसिलिटेट लर्निंग एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स दिस वन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट और बच्चों को गाइड करता है, इस चीज़ की बजाय कि बच्चों को सब कुछ करेक्ट करेक्ट आंसर बता दे। इससे बेटर क्या करता है टीचर, बच्चों को हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराता है, गाइड करता है स्टूडेंट्स को, लर्नर को गाइड करता है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इसमें इम्प्रूव होती है, एक्सप्लोरेशन करते हैं, इंटरेक्शन होता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। फोकस ओनली टेक्स्ट बुक्स कंप्लीशन, सिर्फ क्या कोई टेक्स्ट बुक कंप्लीशन करना? नहीं। ओनली वर्ड इज नेगेटिव वर्ड। गिव डेली पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स के लिए डेली पनिशमेंट टीचर ने? अच्छी बात नहीं, डेली पनिशमेंट क्यों देनी है? बिल्कुल रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रीडिंग स्किल इज यूज्ड व्हेन अ लर्नर रीड क्विकली टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया? तो कौन सी रीडिंग स्किल यहाँ पे यूज हुई है ये बताना है, जिसमें जो लर्नर है वो बिल्कुल क्विकली अंडरस्टैंड करेगा। मेन आइडिया लेना है, सिर्फ सिर्फ मेन आइडिया के लिए लर्नर को रीडिंग स्किल करनी है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्कैनिंग एंड स्कीमिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग में बच्चा क्या करता है, बिल्कुल डीपली डीपली एनालाइज करता है हर चीज़ को, डीपली एनालिसिस करता है एक स्पेसिफिक। देखो वन तो ये वर्ड याद रख लेना स्कैनिंग में। और एक क्या है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बच्चा इसमें कलेक्ट करता है स्कैनिंग में। कहीं पे भी दिखे कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहीं से ले रहा है बच्चा, तो वो सब स्कैनिंग में रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चा डीपली एनालाइज करता है, हर चीज़ को डीपली पढ़ता है, तब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। और स्कीमिंग में क्या रहेगा, इसको बिल्कुल क्विकली जो है लर्नर रीड करेगा, सिर्फ एक मेन आइडिया यानी उस कहानी का जस्ट मेन आइडिया लेने के लिए, एक जिस्ट लेने के लिए, बस सिर्फ क्विकली रीड करना है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से उस बच्चे को सिर्फ एक मेन आइडिया निकालना है, इसलिए फटाफट फटाफट से रीड नहीं करते हैं जैसे, तो वो सब स्कीमिंग में रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी देख लेते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में भी क्या होता है, एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग यानी हर पार्ट की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रहता है, फोकस। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये इंटेंसिव एंड स्कैनिंग, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर सिमिलर जैसी रीडिंग ही है, क्योंकि इसमें भी डीपली एनालिसिस कर, इसमें बिल्कुल डीपली एनालिसिस करता है लर्नर, उस हर पार्ट को समझने के लिए, हर पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक स्लो प्रोसेस है ये, इसमें बिल्कुल केयरफुली लर्नर को एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए अंडरस्टैंड करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग में क्या है, बच्चा लाउडली पढ़ रहा है, बस ऐसे जोर जोर से बोल बोल के पढ़ रहा है, वही सब लाउड रीडिंग में होता है। इसमें बस प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी पे फोकस रहता है, क्योंकि बच्चे अगर वो लाउड लाउड पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, तो ऑफकोर्स उसकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A teacher regularly gives descriptive feedback instead of only marks. This practice mainly sport. एक टीचर जो है बच्चों को मार्क्स देने की बजाय उनको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे रहा है, तो ये किस चीज़ की प्रैक्टिस उस टाइम पे क्लास में टीचर करा रहा है, तो ये सब इसमें पूछा गया है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या टीचर बच्चों को असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी उस टाइम पे असेस फीडबैक जो दे रहा है, क्या ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान
हो रहा है ये सब, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग या कोई एंड वाली प्रोसेस है, या पनिशमेंट बेस्ड, बच्चों को कोई पनिशमेंट से रिलेटेड लर्निंग टीचर करा रहा है, या रैंकिंग स्टूडेंट। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट देख लेते हैं, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव लर्निंग, फॉर्मेटिव लर्निंग ही असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। फॉर्मेटिव लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है सम्मेटिव, सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो अब टीचर जो है बच्चों को फीडबैक दे रहा है, यानी उसी टाइम पे वो प्रोसेस हो रही है, बच्चों को फीडबैक टीचर दे रहा है, मार्क्स की बजाय बच्चों को एक मतलब फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि बच्चे की कहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्यों बच्चा इस चीज़ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ टीचर उस टाइम पे फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर यही रहेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि ये उस टाइम पे प्रोसेस चली हुई है। नेक्स्ट क्या आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में एंड में जो फीडबैक दिया जाता है उससे रिलेटेड रहती है, या रिजल्ट, एंड में जो रिजल्ट होता है, कोई ग्रेड होता है, ये सब असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है। और पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इसमें बच्चे की पनिशमेंट से रिलेटेड होती है। क्या टीचर कोई बच्चों को पनिशमेंट दे रहा है? नहीं, पनिशमेंट से बच्चों का जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन वो रिड्यूस हो जाता है, बच्चों का मोटिवेशन रिड्यूस हो जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। रैंकिंग, क्या टीचर बच्चों को कोई रैंकिंग बेस मतलब बच्चों को कोई रैंकिंग दे रहा है कि ये बच्चा हाई है, ये बच्चा लो है, ये कोई कैटेगराइज नहीं कर रहा है टीचर बच्चों को, वो उनको सिर्फ फीडबैक दे रहा है, उनको बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे अच्छा बच्चों ने काम किया है। तो इसका आंसर असेसमेंट फॉर लर्निंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A teacher asked learner to read three newspaper article on the same issue and identify difference in the writer perspective. Which skill is primarily being developed? एक टीचर बच्चों को 3 न्यूज़पेपर रीड करने को कह रहा है एक सेम इशू पे, और जो उसके राइटर है उसका पर्सपेक्टिव, उसका राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऐसा मतलब टीचर ने बोला है कि आप सब ये रीड करो और मुझे बताओ कि राइटर्स के क्या पर्सपेक्टिव है। तो क्या इम्प्रूव करना चाहता है इसमें टीचर बच्चों का? क्या मैकेनिकल रीडिंग इसमें टीचर करवा रहा है, क्रिटिकल रीडिंग, या एक्सटेंसिव, या फिर लाउड? देखो मैकेनिकल रीडिंग क्या होता है, मैकेनिकल रीडिंग में जस्ट वर्ड की वर्ड्स की प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन पे फोकस रहता है, यानी बच्चों को सिर्फ करेक्टली प्रोनाउंस करना है, चीज़ों को करेक्टली उन चीज़ों को बोलना है कि ऐसे ऐसे ये वर्ड ऐसे है, उसका चाहे बच्चे को मीनिंग पता है ना पता है, मीनिंग्स पे कोई फोकस नहीं होता, मीनिंग पे फोकस नहीं होता, जस्ट प्रोनंसिएशन पे फोकस रहता है। ओके, ये होती है मैकेनिकल रीडिंग कि उनका प्रोनंसिएशन सुधारना, इसमें बस बच्चों का प्रोनंसिएशन अच्छा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है। देखिए क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के बारे में सोचता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देता है, पॉइंट ऑफ व्यू देता है उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को कंपेयर करता है, एनालाइज करता है, फिर देन उसके कंक्लूजन पे पहुंचता है, ये होता है क्रिटिकल रीडिंग। तो इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताना है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इसमें ही बच्चा डीपली एनालाइज करेगा हर चीज़ को, देन उसके कंक्लूजन पे पहुंचेगा हर चीज़ को चेक करके। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, बच्चे की फ्लुएंसी चेक की जाती है। ठीक है, बच्चे को टेक्स्ट रीड कराए जाते हैं, फटाफट से ऐसे टेक्स्ट रीड करता है, फिर उसकी फ्लुएंसी चेक की जाती है। इसमें भी मेनली फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन पर ही फोकस रहता है, उसकी फ्लुएंसी पे फोकस रहता है। नेक्स्ट क्या है, लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग में क्या होता है कि बच्चा ऐसे लाउडली लाउडली रीड कर रहा है चीज़ों को, तो उसमें बच्चे की स्पीकिंग कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, बट कोई क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव नहीं होगी, जस्ट उसको स्पीकिंग कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, ये सब इनमें जो है प्रोनाउंसिएशन एंड उनकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। बट क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है, उसमें बच्चा हर चीज़ को क्रिटिकली तरीके से सोचेगा चीज़ों के बारे में, कि इसका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, इस चीज़ में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस बच्चे का, ये सब क्रिटिकल रीडिंग में चेकआउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a learner can communicate fluently in everyday situation but struggle to understand academic textbook. This difference is best explained by, कि बच्चा जो है कम्युनिकेट कर पा रहा है फ्लुएंटली एवरीडे सिचुएशन में, बट उसको स्ट्रगल किस चीज़ में हो रहा है, अंडरस्टैंड एकेडमिक टेक्स्ट बुक, कि उसको एकेडमिक टेक्स्ट बुक को रीड करने में स्ट्रगल हो रहा है। तो ये डिफरेंस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बताना है, कौन से ऑप्शन में ये चीज़ जो है एक्सप्लेन हो रही है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसफर। क्या बच्चा कोई लैंग्वेज ट्रांसफर कर रहा है इसमें, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इसका ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि बच्चा कोई लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है BICS एंड CALP। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था BICS एंड CALP क्या होता है, तो एक बार और देख लेते हैं। BICS की फुल फॉर्म क्या है, इंटरपर्सनल बेसिक इंटरपर्सनल बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। एंड CALP क्या होता है, कोग्निटिव कोग्निटिव
एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये होता है CALP। तो बेसिक इंटरपर्सनल जो है ये होती है नेचुरली, जो बच्चा नेचुरली तरीके से जो लैंग्वेज सीख जाता है, डेली बेसिस में जो लैंग्वेज यूज होती है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके जो लैंग्वेज यूज होती है, वो होती है BICS। इसको सीखने में बच्चे को 1 से 2 ईयर का टाइम लगता है। बट जो ये CALP लैंग्वेज होती है, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इसको बच्चे को सीखना पड़ता है, उसको नेचुरली नहीं आती है, सीखना पड़ता है, जिसमें सीखने के लिए 5 से 7 ईयर का टाइम बच्चे को लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यही रहेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है सीखने में। बट ये जो BICS है, ये बच्चे को ऑटोमेटिक आ जाती है लैंग्वेज। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच कर देना एकदम से। यानी बच्चा एक लैंग्वेज बोल रहा है, मान लो बच्चा हिंदी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो फिर वो हिंदी बोल रहा है, एकदम से वो इंग्लिश में जो है स्विच कर लेता है, फिर बच्चा इंग्लिश इंग्लिश बोल रहा है, तो ये होता है कोड स्विचिंग। यानी एक लैंग्वेज को छोड़ के बिल्कुल दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, एकदम से स्विच करने करके जो है सेकेंड लैंग्वेज बोलना, ये होता है कोड स्विचिंग। नेक्स्ट होता है एरर एनालाइज। इसमें जो है बच्चे की जो भी इसने एरर करी है उन सबको चेकआउट करना होता है, एरर एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कौन सी है जो क्लासरूम की एक्टिविटी है जो बच्चे में कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ाएगी, ये सब बताना है इसमें। तो हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल। क्या बच्चों को जो है ग्रामर रूल को मेमोराइज करने से उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होगी? नहीं, ये मेमोराइजिंग तो कुछ कराना नहीं है बच्चों को, कोई भी चीज़ रटवानी नहीं है, उनको डेली बेसिस से कनेक्ट करके बच्चों को चीज़ सिखानी है। तो जो रचनात्मक क्लासरूम है वो कैसे रहेगा इसमें, लर्नर कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग थ्रू कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। देखो, अगर लर्नर है वो साथ में मिलके यानी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करेंगे, साथ में मिलके कोई काम करेंगे, तो वो एक कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट रहेगा। क्योंकि अगर मिलके कोई भी काम कर रहा है बच्चा, तो ऑफ कोर्स वो अच्छे से उसको काम को अच्छे से कर पाएगा, उनकी रचनात्मक जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें जो है बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ साथ मिलकर नॉलेज बिल्ड करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, मिलके डिस्कशन करेंगे, उनको फिर इस चीज़ से एक्सपीरियंस होगा। तो मिलके कोई भी काम करना वो बेस्ट रहेगा। तो ये एक्टिविटी सबसे बेस्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग वाली, क्योंकि मिलके बच्चा जो है साथ में मिलके डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं उन चीज़ों से, मिलके एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये क्या ये लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि मिलके बच्चा कोई काम कर रहा है। तो इसका भी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपी नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड से कॉपी को नोट्स को कॉपी करना, इसमें बच्चे की कोई लर्निंग बाय डूइंग इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, ये इनकरेक्ट है। कंस्ट्रक्टिविज्म मेनली लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चा सीख कोई काम जो है कर रहा है, उसको साथ के साथ उस काम को सीख रहा है, करके सीख रहा है, तो वही होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके कोई काम सीखना। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टीचर एक्सप्लेन एवरी आंसर डायरेक्टली। क्या टीचर जो हर आंसर को बता रहा है, इसमें उनकी कोई लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट बिल्ड होगा? नहीं। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, a teacher wants to identify learner who need additional support before beginning a new unit, which assessment is most appropriate। देखो, इसमें जो अध्यापक है यानी टीचर है, वो एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को पहचान करा रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड हेल्प करा रहा है उन चीज़ों से। तो ये सबसे बेस्ट कौन सी असेसमेंट सबसे बेस्ट रहेगी? तो हम इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सम्मेटिव असेसमेंट। क्या इसमें कोई सम्मेटिव असेसमेंट? देखिए, सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो एंड में प्रोसेस होती है, वही होता है ना एंड में जो लर्निंग होती है, यानी एंड में बच्चे की अचीवमेंट को मेजर किया जाता है, ये सब आता है सम्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट क्या होती है, प्लेसमेंट से जान लेते हैं, प्लेस, बच्चे को कोई प्लेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बच्चे को अकॉर्डिंग टू देयर करंट सिचुएशन, यानी अकॉर्डिंग टू देयर करंट लेवल, उस टाइम पे बच्चे की जो लेवल है, जो बच्चे की एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो है प्लेस देना, उसके अकॉर्डिंग असेस करना बच्चे को, ये होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। कि बच्चे को जो नॉलेज उस टाइम पे है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस प्रोवाइड करना, प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये भी एंड, वैसे मेनली ये एंड वाली ही प्रोसेस रहती है, क्योंकि इसमें बच्चे का जो ऑल ओवर डाटा है, बच्चे की ऑल ओवर एबिलिटी है, उसको चेकआउट करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। हर चीज़ को चेकआउट किया जाता है पोर्टफोलियो में, कि बच्चा इस चीज़ में बेस्ट है, इसमें बेस्ट है, हर चीज़ को चेक करके हर चीज़ को मेजर किया जाता है, वो होता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट, बच्चे की अचीवमेंट को टेस्ट करना, मेजर करना। देन ये भी
बच्चे की जो अचीवमेंट टेस्ट, ये भी आफ्टर मतलब एंड में ही होगी ना, बच्चे की अचीवमेंट को तो एंड में ही टेस्ट किया जाएगा, तो ये भी एंड वाली प्रोसेस है। सबमिटिव भी एंड वाली प्रोसेस है। पोर्टफोलियो की बच्चे को ऑल ओवर एबिलिटी चेक करना, ये भी एंड में ही असेस किया जाता है। लेकिन प्लेसमेंट असेसमेंट जो है, बच्चे को करंट में जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस देना, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को असेस करके बताने कि ये बच्चा यहाँ पे रहेगा। प्लेस से याद रख सकते हैं कि ये वाला प्लेस बच्चे को प्रोवाइड कर देना है कि यहाँ इस लेवल में बच्चा फिलहाल है, उसके करंट लेवल को चेकआउट करना, ये होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट इंडिकेटर ऑफ लर्नर ऑटोनोमी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे बेस्ट हमें बताना है इन ऑप्शन में से चूज करके, जो कि लर्नर खुद को कैसे चेकआउट करेगा, कौन सी पोजीशन पे, मतलब कैसे वो खुद को मॉनिटर करेगा, ये सब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, वेटिंग फॉर टीचर इंस्ट्रक्शन। क्या बच्चा अगर टीचर के इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा, इसमें उसकी खुद की यानी कोई भी लर्नर ऑटोनॉमी इसमें नहीं नजर आ रही है हमें, क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो टीचर पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि टीचर के इंस्ट्रक्शन के बाद ही वो कोई अपना नेक्स्ट स्टेप ले पाएगा। तो मेनली ये टीचर पे ही फोकस्ड डिपेंड रहेगा बच्चा। तो ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीटिंग ओनली कंपलसरी होमवर्क। क्या सिर्फ जो होमवर्क उसको मिला है उसको ही जस्ट कंप्लीट करना है? नहीं, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेटिंग पर्सनल लर्निंग गोल। अपने खुद के वो लर्निंग गोल को सेट कर रहा है कि मुझे यहाँ तक लेवल अचीव करना है। एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, और साथ के साथ अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ तक मैंने प्रोग्रेस कर ली है, मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सब लर्नर जो है अपना गोल सेट कर रहा है। तो इसमें यही कहा है कि खुद के लिए लर्नर को सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मेमोराइजिंग मॉडल आंसर, जस्ट मेमोराइजिंग क्या होता है, सिर्फ रट लेना किसी चीज़ को नहीं। यहाँ पे रोट लर्निंग तो वैसे भी नेगेटिव है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher asks a student to exchange written work and provide constructive comment using fixed criteria। ठीक है, फिक्स्ड क्राइटेरिया को यूज करके। तो ये स्ट्रेटेजी कौन सी है, सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। देखिए इसमें टीचर ने क्या कहा है स्टूडेंट्स को कि उनको अपना जो रिटर्न वर्क है वो एक्सचेंज करना है, देन जो उसको फिक्स्ड क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही उनको वो काम करना है। तो ये स्ट्रेटेजी कौन सी है ये बताना है। देखो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, खुद से ही असेसमेंट करना, यानी अपना खुद का असेसमेंट करना, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया है, अगर स्टूडेंट्स जो है आपस में अपना वर्क एक्सचेंज करेंगे तो ये सिंगल का असेसमेंट नहीं रह जाता, तो ये मतलब पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो पीयर असेसमेंट ही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एक उस टीचर ने बोला है कि एक्सचेंज करना है अपना वर्क। फिर अगर बच्चे वर्क को अपने को एक्सचेंज करेंगे तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के वर्क को जो है असेस करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको फीडबैक देगा। तो यही है पीयर में असेसमेंट होगी, एक दूसरे को के वर्क को जो है बच्चे एवेलेट करेंगे, फिर उसको इसमें बच्चों की जो है स्किल डेवलप होगी। फीडबैक फीडबैक स्किल बच्चों की डेवलप होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है इसमें डेवलप होगी अगर वो पीयर असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कौन सा होता है, जिसमें बच्चा जो है नहीं, बच्चा नहीं, ये तो टीचर आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को लर्निंग गैप को, कि किस वजह से बच्चों में गैप आ रहा है, क्या डिफ़िकल्टी बच्चों को आ रही है, ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है, रैंक के अकॉर्डिंग बच्चे को असेस किया जाता है, यानी जो बच्चा हाई रैंक पे है उसके अकॉर्डिंग उसको असेस किया जाता है। यही होता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयर असेसमेंट, क्योंकि बच्चे ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, ग्रुप में असेस कर रहे हैं, एक दूसरे को के वर्क को रिलेट कर रहे हैं, तो इससे उनकी जो है डेवलप होगी फीडबैक स्किल, कोलेबरेटिव उनमें लर्निंग डेवलप होगी। तो पीयर असेसमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच एक्टिविटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। तो बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है जो कि भाषा भाषा के प्रयोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, उसको प्रभावी बनाने के लिए कौन सी एक्टिविटी जो है सबसे बेस्ट है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम ऑप्शन, मेमोराइजिंग आइसोलेटेड वोकेबलरी लिस्ट। मेमोराइजिंग, देखो कहीं पे भी अगर आपको मेमोराइजिंग मिले तो वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि मेमोराइजिंग जो है रोट लर्निंग से रिलेटेड होता है, और रोट लर्निंग बच्चे को नहीं करानी है, मेमोराइज नहीं कराना है, बच्चे को रटाना नहीं है कोई भी चीज़। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटिंग ग्रामर ड्रिल ओनली। सिर्फ ग्रामर ग्रामर पे, इसमें ग्रामेटिकल
ग्रामर पे मेनली इसका फोकस रहता है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी डेवलप होती है। ये होता है ग्रामेटिकल ड्रिल, सिर्फ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इसमें डेवलप होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑप्शन, ऑर्गेनाइजिंग सेंटेंस इनटू ए कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। इसमें लर्नर का है जो लॉजिकली आइडिया जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता है। इसमें मीनिंगफुल जो है मीनिंगफुल टेक्स्ट क्रिएट करता है बच्चा इसमें लॉजिकली। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, यानी डिस्कस कॉम्पिटेंशन डेवलप पूछा है तो इससे कोहेरेंट इज द राइट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग सेंटेंस इनटू ए, क्योंकि बच्चा ऑर्गेनाइज करेगा सेंटेंस को, लॉजिकल आइडिया क्रिएट करेगा, लॉजिकली जो है मीनिंगफुल टेक्स्ट जो है उनको क्रिएट करेगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग स्पेलिंग रिपीटली, सिर्फ स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करना नहीं, इससे कोई जो है डिस्कस कॉम्पिटेंस नहीं बिल्ड होगा बच्चे के अंदर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए टीचर डेलिबरेटली एक्सेप्ट माइनर ग्रामेटिकल एरर ड्यूरिंग अ स्पीकिंग एक्टिविटी बिकॉज द फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन। देखो टीचर जो है कुछ ग्रामेटिकल एरर को एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस देता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट देख लेते हैं, एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ फोकस किस पे रहेगा, एरर, यानी जो बच्चा एरर कर रहा है उस पे टीचर का फोकस रहेगा। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं रहेगा, इसमें बच्चे की जो एरर बच्चा कर रहा है, ग्रामेटिकल एरर, स्पीकिंग करते हुए बच्चा एरर कर रहा है, उन पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लुएंसी बिफोर एक्यूरेसी। दिस वन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चे की फ्लुएंसी पे ज़्यादा टीचर फोकस रखेगा, ना कि बच्चा क्या एरर कर रहा है उनके ऊपर फोकस रहेगा। देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो बच्चे की एरर को एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ उनको कम्युनिकेट कराने की टीचर बोल रहा है, उनकी फ्लुएंसी बढ़ा रहा है, उनको कम्युनिकेशन की ऑप्शंस दे रहा है। तो ये सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ही टीचर जो है बच्चों की फ्लुएंसी को बढ़ा रहा है, ना कि उनकी एरर को चेकआउट कर रहा है। तो दिस वन इज द राइट आंसर। ट्रांसलेशन मेथड, यहाँ पे कोई टीचर ट्रांसलेट नहीं करा रहा है लैंग्वेजेस को। स्ट्रक्चरल अप्रोच, देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फोकस करती है स्टेप बाय स्टेप बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, वो होती है स्ट्रक्चर अप्रोच। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लुएंसी बिफोर एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी से पहले टीचर फ्लुएंसी पर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी विच टास्क रिक्वायर द हाईएस्ट कोग्निटिव लेवल। देखिए रिवाइज जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपनी जो रिवाइज्ड थ्योरी दी थी उसमें हाईएस्ट कोग्निटिव लेवल कौन सा है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, रिकॉल द आइडेंटिफाई रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन। देखिए नाउन की डेफिनेशन को रिकॉल से आप देख लेते हैं, तो ये कौन सा रिमेंबर का पार्ट है, रिमेंबर, यानी जो उसकी फर्स्ट लेवल है ब्लूम टेक्स्ट रिवाइज टेक्सोनॉमी की। नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ, फिर उनको एक्सप्लेन कर रहा है यानी अंडरस्टैंड कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल है। देन कंपेयर टू टीचिंग मेथड, फिर उनको कंपेयर कर रहा है, यानी बच्चा उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो ये एनालाइज लेवल में जाएगा। नेक्स्ट है डिजाइन एंड इनोवेटिव। देख इनोवेशन में क्या है, एक कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहा है बच्चा, एक नई चीज़ कुछ क्रिएट कर रहा है, लैंग्वेज सेशन फॉर मल्टीलिंगुअल लर्नर। तो इनोवेटिव क्या है, उसका कोई न्यू क्रिएशन, यानी दिस वन इज द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल जो है इसने ब्लूम ने दिया था वो है क्रिएट। तो हाईएस्ट लेवल रहेगा क्रिएट, यानी ऑप्शन नंबर डी। रिमेंबर जो है ये है फर्स्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल है क्रिएट। ये रिवाइज्ड एडिशन के लेवल हैं। आप मेरी क्लास फर्स्ट चेक कर लेना है, मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के सारे लेवल्स आपको कराए हुए हैं, एक बार चेकआउट कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A teacher asks a student to maintain a collection of draft, reflection and final pieces of writing throughout the terms. This is an example of। तो एक जो है अध्यापक ने, एक टीचर ने बच्चों से क्या कहा है कि उनको कलेक्ट करने ड्राफ्ट एंड उनके रिफ्लेक्शन, मतलब उनसे रिलेटेड जो है चिंतन करना है, ये सब उनको कलेक्ट करने को कहता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फर्स्ट चेक कर लेते हैं एनेक्डोटल। फर्स्ट हम देख लेते हैं एनेक्डोटल। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें टीचर जो है उस टाइम बच्चे को ऑब्जर्व करता है, यानी एक क्लासरूम
क्लासरूम इंसिडेंट है ये एक क्लासरूम इंसिडेंट। इसमें टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है टीचर एक रिकॉर्ड तैयार करता है, वही एनेक्डोटल होता है। एनेक्डोटल में क्या होता है कि टीचर एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है, फिर उसके उसके बिहेवियर को कि उसमें रिकॉर्ड बना लेता है अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ये होता है एनेक्डोटल। नेक्स्ट क्या होता है? पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट, इन बच्चे को ऑल ओवर असेसमेंट होता है, बच्चे की इसमें ग्रोथ, बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की अचीवमेंट, ये सब जो है टीचर चेक करता है, हर चीज़ को चेकआउट करता है। पोर्टफोलियो में हर चीज़ का असेसमेंट होता है। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? चेकलिस्ट। इसमें चेकलिस्ट में क्या होता है कि जो है टीचर एक लिस्ट बना देता है, एक क्राइटेरिया की, जस्ट उसमें ऐसे चेकआउट करना है कि हाँ ये चीज़ बच्चे ने करी है, ये अचीव किया है, ये नहीं किया है, तो जस्ट टिक एंड ये वाली लिस्ट बना देता है, एक चेक लिस्ट। ये चेक करेगा हाँ ये बच्चे ने ये प्रोग्रेस की है, ये नहीं की है, ऐसी कुछ करके लिस्ट बना देता है टीचर। तो ये होता है चेक लिस्ट असेसमेंट। एक लिस्ट में बस एक टिक मार्क करके टीचर लिस्ट तैयार करता है, जिसमें जस्ट चेक करता है कि हाँ बच्चे ने ये प्रोग्रेस किया है, ये नहीं किया है। ये होती है चेक लिस्ट। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है? भी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऑप्शन हो गए, इनमें से एक कोई एक जो है करेक्ट आंसर होता है, उस पर ये टिक कर देना। यही इसी टाइप की ये ऐसा ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग होती है कि इसमें बच्चे की एक परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म नहीं होती। और जो पोर्टफोलियो असेसमेंट, ये लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि इसमें बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ, प्रोग्रेस और उसकी अचीवमेंट, सब सब चीज़ों को चेक किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो बता देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।